हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांच हैं बायोलॉजी की, वो यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट की हैं। इनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टडी करते जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी इसकी मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, और उसके साथ साथ कौन सी इसकी माइनर ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके पास बायोलॉजी को तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जोलॉजी पर आते हैं कि जोलॉजी जो है ये क्या है। जोलॉजी हम कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट एंड माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये क्या है हमारे पास सारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। तो इन सब को वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसके बाद पहली पहली जो ब्रांच है हमारे पास वो है जोलॉजी। जोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सबकी स्टडी हम करते हैं जोलॉजी में करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, डायग्राम में आप बहुत सारे एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एलिफेंट भी है, उसके साथ साथ शतरमुर्ग भी है, और उसके साथ साथ आपको लायन भी नज़र आ रहा है, टाइगर भी नज़र आ रहा है, ज़ेब्रा भी नज़र आ रहा है, परिंदे भी नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं यहाँ पर, ये इंसेक्ट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं बेटा एनिमल्स हैं, और एनिमल्स की स्टडी जो होती है वो जूलॉजी में की जाती है। एंड एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी इज़ एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो कौन है, एरिस्टोटल है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जो उसे हम कहते हैं बॉटनी, बॉटनी भी कहते हैं। तो बॉटनी जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें सारे सारे जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की स्टडी जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, बॉटनी के अंदर। अब प्लांट्स हमें पता है कुछ बड़ी प्लांट होते हैं, कुछ दरमियानी सतह के होते हैं, कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं, हर्ब शब्स एंड ट्रीज। तो सारे के सारे जितने भी प्लांट हैं उन सब की स्टडी जो हम करते हैं वो बॉटनी के अंदर करते हैं। उसके साथ थर्ड जो ब्रांच है हमारे पास, जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ऐसे छोटे जानदार जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। खुर्दबीनी की मदद से हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकें तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। अब उसमें हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम यूग्लिना, कैलामेडोमोनास, प्रोटोजोआ, उसके साथ साथ हमारे पास प्लाज्मोडियम, एंटामोबा, हिस्टोलाइटिका, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमने अपनी नेकेड आई से कभी नहीं देखे, लेकिन इनको हम किसकी मदद से देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो इसको उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं, या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मदद से इन सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं, हमारी आँख की रेंज इतनी नहीं है, पावर इतना नहीं है कि हम इनको ईजिली देख सकें अपनी आँखों की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है बेटा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इट इज़ विद द फॉर्म्स एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी जानदार है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, उसकी बाहरी बनावट देखें, बाहर से वो किस तरह है, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखें। स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से हम देखें कि वो चीज़ हमें किस तरह नज़र आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब किसी भी चीज़ की हम क्या देखते हैं, साइज़ देखें, किसी भी चीज़ का कलर देखें, किसी भी चीज़ की हाइट देखें, ये सारा कुछ मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड होता है। यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर एक ब्रासिका प्लांट, मस्टर्ड प्लांट दिखाया गया है। यहाँ पर इसके लीफ का जो कलर है वो ग्रीन कलर है, इसके फ्लावर का कलर जो है वो क्या है, येलो कलर है। ये इसकी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में किसी भी चीज़ की हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद देन जो दूसरी ब्रांच है हमारे पास वो है बेटा एनाटॉमी। एनाटॉमी पर आते हैं कि एनाटॉमी जस्ट अपोजिट है किसका, मॉर्फोलॉजी का। अब एनाटॉमी में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ की, फिर वो प्लांट्स हो फिर या फिर हमारे पास एनिमल हो, उनके अंदर हम उनके कोई भी आर्गन हो, आर्गन के अंदर हम क्या देखेंगे, कौन कौन से टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ के अंदर कौन कौन से सेल हैं। ठीक है,
इनको जब हम देखते हैं तो वो उसकी एनाटॉमी में इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर एक हमारे पास बाजू दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक डायग्राम के अंदर एक आर्म यानी बाजू दिखाया गया है। इस आर्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, उसके साथ साथ मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे पास ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन आ जाते हैं। 4 मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इस आर्म के अंदर हैं। ये देखो हमें कैसे पता चला, जब हम इसकी किसी भी चीज़ की क्या देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ की देखें तो वो एनाटॉमी में आ जाता है। एंड उसके बाद एनाटॉमी के बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी हम क्या कहते हैं, इट इज द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन एंड ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। यानी एक खुलिया यानी एक जो सेल है उसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे भाई वो किस सूरत में है, और उसके साथ साथ उसके फंक्शन देखें कि उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। सेल से भी कुछ छोटी बनावटें सेल के अंदर मौजूद हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। ये किस तरह वर्क करते हैं भाई, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वर्क किस तरह कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है तो उसका काम किस तरह है। ये कलेक्टिवली बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं जो वर्क करते हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन जब हम देखते हैं सेल्यूलर लेवल पर तो वो हमारे पास सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में इंक्लूड होता है। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। वो क्या है हमारे पास, हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब सेल जो होते हैं जो शेप में भी सेम हो, फंक्शन में भी सेम हो, वो सेल मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बताया अभी कि जब सेल साइज में भी सेम, स्ट्रक्चर में भी सेम और फंक्शन भी उनका सेम हो, मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक प्लांट की डायग्राम दी गई है। प्लांट के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये टिश्यू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसके साथ साथ प्लांट के अंदर जाइलम और फिलोएम टिश्यू है, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम एक टिश्यू है, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये प्लांट की है, इसी तरह एनिमल की मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल, कनेक्टिव और उसके साथ साथ नर्वस टिश्यू, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं। तो टिश्यू की स्टडी जो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी किसकी स्टडी कहते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर ये वर्ड है फंक्शन, ठीक है। डायग्राम की वजह से ये क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ पर ये फंक्शन लफ्ज़ लिखा हुआ है, यही मेन वर्ड है किसका, फिजियोलॉजी का। यानी फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई किस आर्गन का किस तरह वर्क है, कौन सा आर्गन किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सिस्टम नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ आर्गन आपको नज़र आ रहे हैं। भाई ये लंग्स है, लंग्स का काम क्या होता है, आपकी रेस्पिरेशन में, आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करना। यहाँ पर आपकी हार्ट है, इसका काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, पंपिंग ऑफ ब्लड। उसी तरह आपके पास ये लिवर है, लिवर आपके अंदर हज़ारों मेटाबॉलिक सेंटर होता है, ठीक है, हज़ारों चीज़ें यहाँ पर टूटती और बनती हैं। यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई रहा है, ये वाइट कलर का, ये आपका इंटेस्टाइन है, ये आपकी हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके साथ साथ देन आपके पास यहाँ पर ये जो है इसके पीछे बैक साइड पर यहाँ पर क्या होंगी, किडनीज़ होंगी, ठीक है। और ये आपका ब्लैडर है, तो यहाँ से ये क्या एक्सक्रिएट करता है, यूरिन बनाते हैं। तो कौन सा आर्गन कौन सा वर्क कर रहा है, ठीक है। आँख है तो उसका काम क्या है, देखना। कान है तो उसका काम क्या है, सुनना। और अगर आँख है तो वो किस तरह देख रही है, ठीक है। ये इसकी फिजियोलॉजी आती है। यानी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर आर्गन का कौन सा काम है, उन काम को जब मुताला करते हैं तो वो हमारे पास फिजियोलॉजी में इंक्लूड होता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इकोलॉजी। Ecology, it deals with the study of relationship of living things with each other and their non-living surrounding. It is also called environmental biology. इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी बेटा हम कहते हैं कि जिसमें क्या हो, जानदार अशिया का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है और उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से कौन सा उनके साथ रिलेशनशिप है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यानी इन्वायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग विच सराउंड अस, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द आसपास मौजूद हो तो वो हमारा क्या बनाता है, इन्वायरमेंट बनाता है।
तो एक मछली है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, वाटर होता है, वो वाटर में रहती है। एक इंसान है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो लैंड पर रहता है। देखो, हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें देता भी है, कुछ लेता भी है, ठीक है। तो मछली है, वो पानी से क्या लेती है, सॉल्युबल ऑक्सीजन लेती है। इंसान है, ज़मीन पर रहकर क्या लेता है, फ्री ऑक्सीजन एयर से लेता है। हर ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई ना कोई इंटरेक्शन वगैरह होता रहता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, इकोलॉजी। और हर ऑर्गेनिज्म के लिए उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इकोलॉजी के बाद देन हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी हम कैसे कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चेंजेस ऑफ एन एम्ब्रियो आफ्टर अ ज़ाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन एडल्ट इज़ फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि बेटा, जब भी कोई भी बच्चा बनता है माँ के पेट के अंदर, तो पहले पहले एक सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। यहाँ से ये जाइगोट बना, एग और स्पर्म जब फ्यूज़ हुए तो ये एक सेल बना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको ये वाला जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एग और स्पर्म के मिलने से एक सेल बना, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन क्यों होगी, ताकि इस एक सेल में से बहुत सारे सेल बने और फिर ये मल्टी सेलुलर बॉडी बने, बहुत सारे सेलों वाली ये बॉडी बने, एक जानदार बने। तो इस वजह से ये सेल जाइगोट जो होगा, ये अपने आप को डिवाइड करता जाएगा। जैसे जैसे ये सेल डिवाइड करता जाएगा, इसके नतीजे में नए सेल, टिश्यू, ऑर्गन बनते जाएंगे, फिर सिस्टम, और उसके बाद एक बेबी जो होता है वो माँ के पेट के अंदर बन जाता है। तो ये हमारे पास किस में स्टडी किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी में। यानी एम्ब्रियोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिजम्स की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस, प्रोग्रेसिव मतलब तेज़ी से बढ़ना, क्या बढ़ना, डेवलपमेंट किसकी, उस ऑर्गेनिज्म की, कहाँ से, एक सेल से मल्टी सेलुलर होने तक। एक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर होने तक वो अपने आप को क्या करता जाता है, डिवाइड करता जाता है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूड होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ब्रांच है, वो है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। यानी एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जितने भी जानदार हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, सबको क्लासीफाई करते हैं, सबको जुदा जुदा करते हैं, और सबको अलग अलग ग्रुप में हम बना कर रखते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी इस स्टडी जो होती है वो ईजियर और सिंपल हो जाती है। क्या वजह है, क्यों सिंपल हो जाती है, कि भाई अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे क्या बनाए, लिविंग थिंग्स, जानदार बनाए। पूरी दुनिया इन जानदारों से भरी पड़ी है। एट ए टाइम अगर हम सब जानदारों का मुताला करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो नहीं पढ़ सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, इन लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं। भाई जिसके जिसके साथ करेक्टर होंगे उनको उसी ग्रुप में रखा जाएगा। फॉर सपोज यहाँ पर आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो फॉर सपोज अगर यहाँ पर मैंगो ट्री है और नीम ट्री है, तो दोनों का ग्रुप मिलाकर हम क्या रखेंगे, वो किंगडम प्लांट ही में। यहाँ पर आपको अगर मशरूम भी नज़र आए और उसके साथ साथ दूसरा फंजाई रिंगवर्म नज़र आए, दोनों के करेक्टर मिलेंगे तो उनको मिलाकर फंजाई किंगडम में रखेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर स्पैरो है, उसके साथ साथ एलिफेंट है, और उसके साथ साथ स्टार फिश आपको नज़र आ रहा है, या उसके साथ साथ यहाँ पर ये आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है, ये चूहा नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे एनिमल हैं, इनके आपस में करेक्टर मिल रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर हम किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर प्रोटेस्ट हैं, जिसमें हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम जुगलिना, तो उसको प्रोटेस्ट के अंदर, और नीचे आपको मोनेरा दिया गया है। तो इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, फिर वो रॉड शेप हों, स्फेरिकल शेप के हों, किसी भी शेप के बैक्टीरिया हों, तो सबको किस में हम रखेंगे, इस किंगडम मोनेरा के अंदर। तो इस हिसाब से जितने भी जानदार हैं उनको सबको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, और उसके अंदर नेक्स्ट जो ब्रांचेस रहती हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स